प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में अध्याय 9 की आज दूसरी कक्षा है, क्लास सेकेंड, भाग 2, और यहाँ बात हो रही है संघीय कार्यपालिका के बारे में। और संघीय कार्यपालिका में आज बात करते हुए हम लोग पहुंचे हैं भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज का टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। और इस कक्षा में, आज की क्लास में, हम लोग 4 अनुच्छेद सम्मिलित करेंगे। अनुच्छेद 52 जहां भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है, अनुच्छेद 53 जो बताता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने कार्यों का दायित्व कैसे निर्वहन करेंगे। 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है और अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीत कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस ढंग से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को कराया जाता है और अंतिम रूप से राष्ट्रपति का चयन होता है। ये बातें हम लोग आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के कक्षा की शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 52 से, भारत का राष्ट्रपति। तो बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52। अनुच्छेद 52 जो प्रावधान करता है कि भारतीय संघ का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, यानी भारत एक संघ होगा और उसका प्रमुख एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा या भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा। ये राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है, जो कार्यपालिका का प्रमुख हो या राष्ट्र का प्रमुख हो। राष्ट्रपति होगा, वह क्या होगा? राष्ट्र का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 1 में इतनी ही बात कि भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति को जानते हैं कि राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्र का अध्यक्ष है। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष है, यानी आप इसे क्या कह सकते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्राध्यक्ष है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का क्या होगा? अध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा। भारत का प्रथम नागरिक है, भारत का प्रथम नागरिक। यानी जो राष्ट्रपति होगा वो भारत का क्या होगा? प्रथम नागरिक होगा। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 52, हम लोगों ने यहां पर अनुच्छेद 52 नोट नहीं किया, हमें अनुच्छेद यहां 52 नोट करना था। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या है? भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा, वह राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्र का अध्यक्ष होगा और भारत का प्रथम नागरिक होगा। ये बातें हम लोगों ने अपनी तरफ से लिखी है इसके भाव के आधार पर। भारतीय संघ का राष्ट्रपति होगा, ये हुआ अनुच्छेद 52। अब अनुच्छेद 53 की बात करेंगे। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 जो है वो ये बताता है कि राष्ट्रपति अपने दायित्व कैसे निर्वहन करें। अनुच्छेद 53 में जो प्रावधान है
वो राष्ट्रपति के दायित्व के निर्वहन का प्रावधान किया गया है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति, इसके अंतर्गत क्या है, भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका का प्रमुख है ना, राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख है। तो राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग, कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग अपने कार्यपालिका के हेड होने के लिए अपनी समस्त शक्तियों का जो प्रयोग वो करेगा, वह स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, तो अनुच्छेद 53 आपने देखा कि राष्ट्रपति जो है वो अपने कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। अधीनस्थ अधिकारी आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, राज्य के संघ की मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यानी राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और राष्ट्रपति के अधीनस्थ कौन है, तो राष्ट्रपति के अधीनस्थ है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है। तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। ये देखा आपने अनुच्छेद 53 के अंदर। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, ये दो अनुच्छेद हुए। दो अनुच्छेद के बाद हम लोग अनुच्छेद 54 की बात करेंगे। अनुच्छेद 54, 53 के बाद अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे। तो आइए इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, ये देखते हैं। तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है, इस पर हमेशा से प्रश्न पूछे गए हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैसे होता है, मतलब कि कौन इसमें सम्मिलित है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है, या निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें 2-3 बिंदु हैं, हम लोग नोट कर लें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कैसे होता है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों के माध्यम से किया जाता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में यह है कि जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है? नहीं करती है, बल्कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित नहीं है। ये क्या करना है? एक लाइन, जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित नहीं होती, सम्मिलित नहीं होती है। अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होती है। कैसे सम्मिलित होती है? अप्रत्यक्ष रूप से अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग लेती है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल से होता है और इस निर्वाचक मंडल को जानना है कि यह निर्वाचक मंडल क्या है और इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। तो आइए देखते हैं कि निर्वाचक मंडल क्या है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, नो का बिंदु है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का एक फॉर्मेट हम लोग तैयार कर लें। एक तरफ देख लेते हैं कि कौन लोग निर्वाचक मंडल में सम्मिलित हैं और दूसरी तरफ देख लेते हैं कि कौन लोग निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं है। तो आइए अगले पेज से देखते हैं। यहां ऐसे बना लीजिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और इस प्रकार से दो भाग कर लें हम लोग। एक भाग में जो निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, यानी शामिल होने वाले सदस्य, यहां कर लेते हैं शामिल होने वाले सदस्य, और यहां कर लेते हैं शामिल न होने वाले सदस्य। तो एक हो गया शामिल होने वाले सदस्य और एक हो गया शामिल न होने वाले सदस्य। अब जो शामिल होते हैं उनको हम लोग इधर नोट कर लें और जो शामिल नहीं होंगे उन्हें हम लोग इधर नोट कर लेते हैं। तो यहां पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कौन लोग? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये सम्मिलित होंगे और मनोनीत सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे। यहां पर क्या करना है? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य ये सम्मिलित नहीं। तो पहला आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे।
उसी प्रकार राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये शामिल होंगे, और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं। राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होंगे। मनोनीत सदस्य ये शामिल नहीं होंगे। तो दो चीज हो गया, ये कौन सम्मिलित होगा आपने देखा। उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी यानी पांडिचेरी, इसके जो निर्वाचित सदस्य वो शामिल हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये फिर सम्मिलित होंगे। तो सम्मिलित होने वालों में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये शामिल होंगे, और राज्य विधान परिषदों द्विसदनी विधायिका के मामले में निर्वाचित और मनोनीत दोनों नहीं सम्मिलित होंगे। तो राज्य विधान परिषदों, यहां भी देख लें तीसरे में, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य ये सम्मिलित नहीं होंगे। तो विधान परिषद के कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे। उसके अलावा दिल्ली पुदुचेरी की भी विधानसभाओं के और किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य, किसी सभा की विघटन की स्थिति में उसके सदस्य। तो इस तरह से आपने देखा कि कौन सम्मिलित नहीं होगा इलेक्टोरल कॉलेज में और कौन सम्मिलित नहीं होगा और कौन सम्मिलित नहीं होगा। यहां जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, इलेक्टोरल कॉलेज जो बनेगा, उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो सम्मिलित हैं उनके बारे में आपने देखा, और जो सम्मिलित नहीं हैं उनके बारे में आप कि कौन सम्मिलित हैं और कौन सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसमें निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचन करेगा, और इलेक्टोरल कॉलेज की ये व्यवस्था आपके सामने। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 55 की, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत। अनुच्छेद 55 ये क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति
के निर्वाचन की रीति क्या है, किस ढंग से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इस पर बात करेगा अनुच्छेद 55। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पर हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो, ऐसा करने का प्रयास किया गया। राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य इनके प्रतिनिधित्व में समानता हो, अर्थात ऐसा प्रयास किया गया हो या इस रीति में ऐसा प्रयास किया जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने समान अनुपात में भूमिका का निर्वहन कर सके। समान अनुपात में, यानी समानता का सिद्धांत यहां लागू करने का प्रयास किया गया है। तो कुछ बिंदु यहां पर क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होना चाहिए। तो आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जानने वाला है वो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व या विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होना चाहिए। तो इस तरह से देखा कि समान रूप में होना चाहिए तथा संघ एवं राज्यों में समानता होनी चाहिए, तथा संघ थोड़ा सा संघ को ठीक कर लिया जाए, संघ एवं राज्यों में भी समानता होनी चाहिए। तो यहां समानता की बात की गई है कि किस प्रकार की समानता, क्या समानता, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होगा वो समान होना चाहिए और संघ एवं राज्यों में भी समानता होनी चाहिए। ये दो बात ध्यान रखना हुआ। इसलिए संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निर्धारित की गई है, मतों का मूल्य निर्धारित किया गया है। इसीलिए अतः ये चीज लागू हो, इसके लिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं में, संसद तथा राज्य विधानसभाओं में, संसद तथा राज्य विधानसभाओं में प्रयास किया गया है क्या कि प्रत्येक सदस्य के मत की संख्या में, प्रत्येक सदस्य के मत की संख्या या मूल्य ये निर्धारित किया गया है, ठीक ना, निर्धारित है, ये निर्धारित है। जो निम्न है। तो क्या देखा गया कि राज्य की विधानसभाओं और संसद दोनों सदनों के निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में, निर्वाचक मंडल में सदस्य हैं, वोटर हैं, अपने मत देते हैं। तो इनके मतों का मूल्य निर्धारित किया गया है। कैसे किया गया है, इसके लिए जो व्यवस्था है वो
ये है, सबसे पहले हम लोग राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं यानी विधायक जिसको कहते हैं, उनके मत का मूल्य जानेंगे। तो एक विधायक के मत का मूल्य सबसे पहले हमें देखना है। एक विधायक के मत का मूल्य बराबर, एक विधायक के मत के मूल्य के बराबर क्या है? तो राज्य की कुल जनसंख्या, जिस भी राज्य के विधायक के मत का मूल्य निकालेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या और बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1000 गुणे 1000। इस व्यवस्था से मतलब यह है कि एक विधायक के मत का मूल्य निकलेगा कैसे? अगर राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या से भाग दे दें, गुणे 1000 से भाग दे दें, तो एक विधायक के मत का मूल्य प्राप्त होता है। पुनः एक विधायक के मत का मूल्य कैसे प्राप्त करते हैं? तो राज्य की जनसंख्या को भाग देना होगा। किससे भाग देना होगा? तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों में 1000 जोड़ना होगा और फिर उसे राज्य की जनसंख्या से भाग देना होगा। राज्य की कुल जनसंख्या में भाग देना होगा, तब जाकर के विधायकों के मत का मूल्य प्राप्त होता है। तो एक विधायक के मत का मूल्य, उसी प्रकार संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य। एक तरफ विधानसभा, ये हो गया आपका विधानसभा के लिए, उसी प्रकार एक सांसद के मत का मूल्य, उसी प्रकार एक सांसद के मत का मूल्य बराबर, तो इसे भी हमें जानना है कि एक सांसद के मत का मूल्य जो होगा वो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या ये, और इस तरह से जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा एक सांसद के मत का मूल्य। तो हम लोगों को एक विधायक के मत का मूल्य और एक सांसद के मत का मूल्य यहां जानने की व्यवस्था की गई कि आप एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सभी राज्य के जो विधायकों के मतों का जो कुल मूल्य हो गया, उसको संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित कर देना है और तब प्राप्त होगा एक सांसद के मत का मूल्य। तो इन दोनों चीजों के बाद, ये तो निर्वाचन में मत का मूल्य हुआ,
मत के मूल्य के बाद एक कोटा निर्धारित होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार को कोटा प्राप्त करना जरूरी है। जब तक वो कोटा नहीं प्राप्त करेगा तब तक राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन संपन्न नहीं होगा। तो किसी भी उम्मीदवार को कोटा प्राप्त करना जरूरी है। तो आइए एक और शब्द राष्ट्रपति के निर्वाचन में जानना जरूरी है और वो शब्द है कोटा। तो एक कोटा आप जान लें कि ये कोटा क्या है। कोटा के लिए क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान, ये तीन बातें आपको ध्यान रखना। ये तीन बातों को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, यहां देख लें कि राष्ट्रपति का चुनाव, इन बातों को समझ लें, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। चलिए पूरी बात यहां नोट कर लिया। और दूसरा क्या है, इसमें दूसरा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दूसरा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तीसरा है गुप्त मतदान। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें तीन बातों को आपको ध्यान रखना है कि कोटा जो है, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। ठीक है, अतः राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं। प्राप्त करना होता है जिसे कोटा कहते हैं, जिसे कोटा कहते हैं। तो सबसे पहले यहां कोटा प्राप्त करना जरूरी है। और कोटा क्या है? कोटा एक निश्चित वोट है जिसे पाना जरूरी है, और वो कोटा है आधे से अधिक वोट, आधे से एक वोट अधिक। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोटा प्राप्त करना जरूरी है। और कोटा क्या है? कोटा है आधे वोट से अधिक। यानी अगर 100 मत हैं तो 50 + 1 यानी 51 मत प्राप्त करना जरूरी है। जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक चुनाव निर्वाचन संपन्न नहीं होगा। तो कोटा बराबर, कोटा का क्या है? कुल वैध मत। कोटा बराबर कुल वैध मत बटे कुल पद +1 और पुनः +1। यह कोटा है। इसे यानी जब कुल मत जो प्राप्त करेंगे उससे एक अधिक, जो ये जो सिस्टम है वो है 50% से अधिक। अंत में आप ये कह सकते हैं कि 50% से एक अधिक, ऐसे कह सकते। बहुत सहज बहुत ही सरल भाषा में अगर कहें तो आधे से अधिक वोट चाहिए होते हैं।
तो इन बातों को ध्यान रखना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान के द्वारा किसी भी उम्मीदवार को कोटा प्राप्त करना होता है। जब तक वह कोटा प्राप्त नहीं करेगा तब तक जो है उम्मीदवार का चयन राष्ट्रपति के लिए नहीं होगा। तो इसमें आपने देखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद की स्थिति आती है तो विवाद की स्थिति में सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा अपना निपटाए जाएंगे और उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। यानी राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद, अब हम लोग कुछ बिंदु नोट करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा अपना निपटाए जाएंगे। संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। यानी उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद आया तो उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होगा और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। अगर निर्वाचक मंडल में से किसी का पद रिक्त हो तो इसके लिए राष्ट्रपति का चुनाव न तो रोका जा सकता है और न ही इसके लिए कोई सदस्य चैलेंज कर सकता है। यानी निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर, ये बात भी, निर्वाचक मंडल में से किसी सदस्य का पद अगर रिक्त होने पर क्या होगा? रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये चीज आपने देखा कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनाव होगा, भले ही किसी राज्य में विधानसभा का पद खाली हो, किसी सदस्य का पद खाली हो, विधानसभा विघटन की स्थिति में हो या इस तरह की कोई बात हो, रिक्तता की स्थिति में चुनाव को रोका नहीं जा सकता और न ही इसके लिए चैलेंज किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का चुनाव राष्ट्रपति के पद के लिए हुआ है और विवाद की स्थिति में अगर वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, यानी उसका निर्वाचन निरस्त कर दिया जाता है, अवैध कर दिया जाता है, तो जब तक उसने निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया होगा उसका कार्य वैध माना जाएगा। तो ऐसी दशा में उसका कार्य वैध माना जाएगा और उसके द्वारा किए गए कार्य प्रभावी बने रहेंगे। तो ये बात भी यहाँ ध्यान रखने वाली है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा
किसी व्यक्ति की नियुक्ति, राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति, किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति की रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है। अगर ऐसा है, मान लीजिए कि विवाद की स्थिति हुई, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बना है वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व जो भी कार्य उसने किए हैं उसके पहले पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। किए गए कार्य वैध माने जाएंगे, ठीक है, और प्रभावी बने रहेंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय विवाद के बाद अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद से डिस्क्वालीफाई कर देता है, तो ऐसी दशा में अगर उसने जो कार्य संपन्न किया है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पहले, वो सभी कार्य वैध होंगे और प्रभाव में बने रहेंगे। तो ये बात हम लोगों ने किया कि राष्ट्रपति के संबंध में 4 अनुच्छेद, इन चारों अनुच्छेदों को फटाफट हम लोग एक बार देख लें ताकि आज की कक्षा को संपन्न किया जा सके। आज हमें 4 बातें पढ़नी थी। भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़नी थी, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की जो कार्यपालिकीय दायित्व है उसके बारे में पढ़ना था। 53 के बाद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत का अध्ययन करना था। इस क्रम में हम लोगों ने इसे शुरू किया और अनुच्छेद 52 में ये हुआ कि भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारतीय संघ का एक प्रेसिडेंट होगा, एक राष्ट्रपति होगा। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये सारी बातें राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 53 पर आते हैं तो अनुच्छेद 53 जो अपने दायित्वों के निर्वहन कैसे करेगा, तो अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका संबंधी जो समस्त शक्तियां हैं, समस्त शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा, स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यानी राष्ट्रपति अपने दायित्वों का प्रयोग, अपने दायित्वों से निर्वहन की शक्तियों का प्रयोग अपने माध्यम से या अपने द्वारा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अपने सहयोग के माध्यम से करेगा। और इसके सहयोगी कौन है? उसके सहयोगी है मंत्रिपरिषद। उसकी सहयोगी कौन है? मंत्रिपरिषद है जो उसको सहयोग देगी। तो अनुच्छेद 53 हुआ। 53 के बाद अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में जानना कि निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज इसको कहते हैं। निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती, बल्कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। कैसे? तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनते हैं। जनता द्वारा
निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इस प्रकार जनता जो है अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल है, इसलिए निर्वाचक मंडल को आइए हम लोग ठीक से जाना है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है और कौन कौन सम्मिलित नहीं। तो कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है, इन दोनों को इसमें ध्यान देना है, देखना है कि कौन से निर्वाचक मंडल में शामिल है, यानी कौन कौन राष्ट्रपति को वोट करेंगे और कौन कौन लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति को वोट करने वाले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखना है कि निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, मनोनीत सदस्य वोट नहीं करेंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य वोट नहीं करेंगे, राष्ट्रपति का के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसी तरह राज्य की जो विधानसभाएं हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य वोट नहीं करेंगे। तो मनोनीत सदस्यों को वोट नहीं करना है, निर्वाचित सदस्यों को वोट करना है। किसको वोट करना है? निर्वाचित सदस्यों को करना है। उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में आए तो दिल्ली और पुदुचेरी, इसकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। दिल्ली और पुदुचेरी, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। वहीं राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित चाहे मनोनीत कोई सदस्य वोट नहीं करेंगे। किसके? विधान परिषद के। अगर जिस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का कोई सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होगा। उसी तरह किसी भी सभा, कोई भी विधानसभा हो, अगर वो विघटन की स्थिति में है तो उसके सदस्य भी वोट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपने अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होने वाले निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में आपने देखा। इसके पश्चात अनुच्छेद 55 की बात आएगी और 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या परंपरा है, क्या रीति है, क्या तरीका है, क्या व्यवस्था है। तो 54 में इतना क्लियर हुआ कि कौन वोट करेगा। अब 55 में है कि वोट कैसे होगा और निर्वाचन कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो तरीके की बात में आप लोग बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के जो भी प्रतिनिधि हैं उनके प्रतिनिधित्व समान होने चाहिए, ऐसी बात करता है अनुच्छेद 55। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो और राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ साथ संघ और राज्यों में भी प्रतिनिधित्व में समानता होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी तरह संसद तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के जो मतों की संख्या है वो जाना जाता है। मतों की संख्या या मतों का मूल्य जो है वो जाना जाता है और उसके आधार पर राज्य में प्रतिनिधित्व को समान करने का और केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रतिनिधित्व को समान करने की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए जो वोटिंग होता है उसका तरीका क्या है? सबसे पहले उस मूल्य को प्राप्त करते हैं, उस संख्या को प्राप्त करते हैं जिस वैल्यू के आधार पर वोट काउंट होते हैं, मतों की स्थिति होती है। तो अगर एक विधायक के मत का मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य राज्य, जिस भी राज्य का विधायक होगा, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित कुल सदस्य और उसमें 1000 का गुणा करने पर प्राप्त होता है एक विधायक के मत का मूल्य। अर्थात एक विधायक के मत का मूल्य प्राप्त करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या को डिवाइड करते हैं विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य संख्या गुणे 1000 से, तब प्राप्त होता है एक विधायक के मत का मूल्य। उसी प्रकार एक सांसद के मत का मूल्य प्राप्त किया जाता है कि सांसद के मत का मूल्य क्या है?
तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य को भाग करते हैं संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से और प्राप्त होता है एक सांसद के मत का मूल्य, एक सांसद के मत का मूल्य। इस तरह से एक सांसद के मत का मूल्य और एक विधायक के मत का मूल्य आपके सामने आया। इसके अलावा अभी बात हुई कि राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ और राज्यों के प्रतिनिधित्व समान करने की बात होती है, और इसके लिए जब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन तभी फाइनल होगा जब कोई सदस्य कोटा प्राप्त करेगा। चुनाव में क्या पाना है? कोटा पाना। कोटा क्या है ये जानना, क्योंकि बिना कोटा के राष्ट्रपति का निर्वाचन संभव नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा। कोटा के लिए सबसे पहले ये जान लें कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब यह है कि राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का, यानी हर जगह का जो प्रतिनिधित्व है वो समान अनुपात में होना, अनुपात समान होना चाहिए, इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना जरूरी होता है। यानी जब चुनाव होगा तो उम्मीदवार को मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना जरूरी होता है और वही निश्चित भाग कोटा कहलाता है, वही निश्चित भाग कोटा कहलाता है। कोटा ये है, कोटा कैसे प्राप्त करते हैं? तो कोटा बराबर कुल वैध मत बटे कुल पद प्लस एक और पुनः इसके मान के बाद भी प्लस एक, तब जाके कोटा प्राप्त होता है। और इस कोटा के प्राप्त होने के बाद ही कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होता है। सरल भाषा में जान लें तो आधे से अधिक वोट जब तक उसे नहीं प्राप्त होता राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित नहीं होता। कुल वोट आधा प्लस एक वोट उसे, यानी अगर 100 वोट है तो सीधे जान लें कि 50 प्लस 1 51 वोट उसे मिलना है, तब जाके उसका निर्वाचन संपन्न होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न होगा और किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार कोटा प्रणाली के माध्यम से, कोटा के माध्यम से निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, तब जाकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन संभव होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2-3 और बिंदु, निर्वाचन तो हो गया, अब निर्वाचन में मान लीजिए कोई विवाद आ गया, किसी बिंदु पर विवाद आ गया, तो अगर राष्ट्रपति चुनाव संबंधी कोई विवाद होगा तो विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा। कैसे निपटाया जाएगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा और उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा, उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाएगा। इसी प्रकार निर्वाचक मंडल में से अगर किसी सदस्य का पद रिक्त है, किसी राज्य में विधानसभा में पद रिक्त है, संसद के अंदर कोई पद रिक्त है, तो इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि हमारा पद रिक्त है, चुनाव हो गया, हम उसमें भाग नहीं ले पाए। इस तरह की चुनौती कोर्ट में नहीं दी जा सकती। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन राष्ट्रपति के पद के लिए हो गया और मामला विवाद में फंस गया और सर्वोच्च न्यायालय में विवाद पर विचार होने लगा, विचार के दौरान जो समय बीता उसमें उसने राष्ट्रपति के पद का कार्य किया, अब सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय आया और उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया, अयोग्य घोषित किया गया।
या यूं कहें कि उसका चुनाव वैध नहीं रहा। ऐसी दशा में उस व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हुए जो कार्य किया गया वो सभी कार्य वैध माने जाएंगे और उसके द्वारा किए कार्य प्रभावी बने रहेंगे। उसके कार्यों को नहीं हटाया जाएगा, उसके पद को डिस्क्वालीफाई करते हुए उसे राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा, परंतु उसके सभी कार्य उस दौरान बने रहेंगे जिस दौरान वो राष्ट्रपति बना। इस तरह से राष्ट्रपति के संबंध में 4 अनुच्छेद हम लोगों ने इस कक्षा में देखे। अब हम लोग अनुच्छेद 56 की बात अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।